नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के साइंस के सेशन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्लास आपको जो है ऑलरेडी आपका 2 क्लास अपलोड कर दिया गया है साइंस का, जिसमें कि 2 सेट मैंने एक ही क्लास में अपलोड किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट जाकर के जो नेक कैंडिडेट है विजिट करेंगे सारे क्लास को। और देखिए जो है आपको 2 ऐसा आपका बुक है जो कि बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है। एक आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन जो 3200 प्लस आपका साइंस का है, इसको आपको डेफिनेटली आपको लगा जाना है। और जो अभी मैं यहाँ पर आपको जो है करेंटली अभी आपको रिवील करा रहा हूँ, ये 2 बुक आपके बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका है, जो कि आपके साइंस जो आपका 25 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, यानी कि 100 नंबर का आपका जो साइंस पूछा जाएगा, इसके लिए आपका इंपॉर्टेंट जो है आपके ये बुक आपके होंगे, जिसमें कि देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल आपका जो है बीएसएससी को अच्छी तरीके से आपका कवर किया गया है, एक जो है पैटर्न को फॉलो किया है। तो अच्छा लगा जहाँ तक कि आप लोग जो है इसको देख लेना एक बार। और साथ ही 3200 वाला साइंस भी मैंने जो है लगभग 70% क्लास आपको जो है अपलोड किया हुआ है। जो नेक कैंडिडेट है प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 2 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोला जा रहा है कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका डॉर्बेन-नॉयर ने किया था। अच्छा, त्रिक नियम को किसने दिया था, तो ये भी आपका जो है डॉर्बेन-नॉयर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। देखिए इस बुक का खासियत ये है आपका कि जिस भी टॉपिक को बीएसएससी के अंतर्गत आपका कवर किया गया है, उसी टॉपिक से आपका जो है 1-2 क्वेश्चन और आपका ऐड किया गया है, जिसमें कि साथ ही आपका जो है प्रीवियस पेपर आपका साथ ही साथ आपका कवर हो जाएगा। और साथ ही आपका जो है जो आपके प्रीवियस पेपर में अगर देखा जाए तो आपके जो है आपके बीएसएससी के अंतर्गत जो आपका 3rd सीजीएल का वैकेंसी आता है, उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको जो है 2024 वाला आपका इंक्लूड किया गया है। तो कहीं 2023 वाला जो है इसमें आपका डाल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आपका जो है ये आपका साइंस आपका होने वाला है। इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा जोर दिया है कि आपको इसको जो है कंप्लीट आपको कवर करा दिया जाए। तो ये जो नए कैंडिडेट है और साथ ही आपको जो पुराने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, इन सभी को जो है अच्छी तरीके से एक जो है आपको फायदेमंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है आपके डॉर्बेन-नॉयर के द्वारा जो है आपका इन त्रिक नियम को जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक नियम को किसने दिया था, ये आपको अगर पूछा रहे। तो अष्टक नियम जो दिया गया था ये न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स ने जो है अष्टक नियम को दिया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट है। और देखिए थोड़ा सा आपको जो है बाहर से थोड़ा सा आपको जो है आज और आपका जो है कल आपको थोड़ा सा जो है बाहर से कुछ आपको आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह बज रहे हैं, तो आप लोग जो है इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि क्लास अगर एंड कर देंगे, क्लास अगर क्लोज कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मार्च में इसका एग्जाम होना है, तो आपको जो है टारगेट भी होना चाहिए। तो साथ ही देखेंगे तो हमारा दिया गया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी जो दिया था ये मेंडलीफ ने दिया था, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आवर्त सारणी का नियम का जो प्रतिपादन है ये किनके द्वारा किया गया था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था मोस्ले के द्वारा किया गया था। देखिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न हमारा यहाँ पर आपको दिया गया था कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो ऐसे केस में आपका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ ने साथियों किया था। जबकि हम प्रश्न में अगर हम बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम दिया गया था ये मोस्ले ने दिया था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये हमें बताना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये आपको बार बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कहा जा रहा है कि वर्गों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें पूछा जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, तो देखिए टोटल जो है 18 वर्ग है।
और फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि कितने टोटल आपके आवर्त हैं, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है, यानी कि पीरियड के बारे में बताना है आपको। तो टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 7, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है। अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, किस रूप में किया गया है, ये हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे, ये बढ़ते हुए जो है परमाणु संख्या के क्रम में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से आपका टॉपिक वाइज आपको कवर किया गया है। तो पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस बुक को कवर करने के बाद क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस बिल्कुल आपके ना के बराबर होने चाहिए। बाकी आप जो है 25 में से कम आपको 23-24 आपको जरूर अटेम्प्ट लेना है, तभी आप BSSC के अंतर्गत आपका अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहेगा। और साइंस अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन छूटने के आपके चांसेस जो है आपके खत्म हो जाएंगे। इतना तो मैं कामना करता हूं। और जहां तक जो है मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इन सभी पर अगर आप कमांडिंग कर लेते हैं तो काफ़ी आपका जो है बेहतर आपका परफॉर्मेंस रहेगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, ये आपको पर बताना है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, ये आपको पर बताना है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 11 के तत्वों को जो है सिक्का धातु कहा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है। तो फिर ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वर्ग 18 है, इसको हम लोग जो है शून्य समूह बोलते हैं। और इसके अंतर्गत आपका जो है ऑक्सीजन गैस को रखा गया, जैसे कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सभी को रखा गया है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगाना। तो जैसा कि आप लोग देख पाए यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आपको दिया गया है। अब बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो निष्क्रिय गैस, जिसे हम लोग ऑक्सीजन गैस बोलेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है साथियों डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है ये सबसे आपके भारी धातु होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका लिथियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये हमें पूछा जा रहा है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। कल भी मैंने इस प्रकार के प्रश्नों को आपको रिवील कराया है। पूछने का सिर्फ आपका ट्रेंड आपका अलग था, जिसमें कि फ्लोरीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन जो होता है ये सबसे जो है आपका विद्युत ऋणात्मक होता है। फिर आपके इसके बाद इसका जो है आपका क्लोरीन आपका आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है, ये हमें पूछा जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और इन्हें जो है आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला में हमारा बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दाहिनी ओर दिया गया है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करेंगे आवर्त सारणी में तो क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं। तो देखिए वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका क्लोरीन आप ले सकते हो। तो ये जो है क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो अधातु जो आपका होता है ये हमेशा आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ये क्या करता है, तो किसी से भी जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि जो है आपका किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है, ये आपको बताना है। गलनांक उच्चतम होता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 ए के तत्वों का गलनांक जो है आपका उच्चतम होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि आधुनिक बोला जा रहा है कि आवर्त में बाएं और कहा जा रहा है कि दाएं से कहा जा रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं दाएं से, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है यहाँ पर आपका कि आवर्त में बाएं, ठीक है, दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति में
क्या परिवर्तन होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यानी कि दाएं से जो है बाएं की और अगर जाएंगे तो इसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये आपका बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगला हमारा नेक्स्ट में देखिए दिया गया है कि किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे उच्च की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7A का तत्व जो है आपका सबसे उच्च इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो टोटल 4 ब्लॉक में बांटा गया है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि आप देख भी पाएंगे कि 4 ब्लॉक में हमारा एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक आता है, डी आपका आता है और आपका एफ ब्लॉक आता है। तो जिसमें कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्व जो होता है ये रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, कि एस ब्लॉक के अंतर्गत आपके जो है हेलोजन आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हेलोजन को जो है किस आवर्त में रखा गया है, तो 17वें जो है आवर्त में हेलोजन को रखा गया है और हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए कहा जा रहा है कि कोई भी उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले ऊर्जा क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि किस वर्ग के तत्वों को कहा जा रहा है कि जो है आपका मुद्रा धातु कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका वही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि किस जो है वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहा जाता है, तो ये जो है आपका बी के कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग किस वर्ग के, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वर्ग के धातु को क्या कहा जाता है, तो मुर्दा धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि मेंडलीव का संबंध किस देश से है। तो देखिए मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी दिया था और यहाँ पर आपको बताना है कि मेंडलीव का संबंध जो है ये किस देश से है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये देखिए आपका रूस से हो जाएगा। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहा जाता है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाला तत्व कहा जाता है, तो ये आपके जो है 6 के ए वाला को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है, इसको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे फिर आपको जो है प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आवर्त सारणी में आपको जो है कंप्लीट आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अगर बताएंगे तो फिर जो है फिर आपको बेसिक टू आपको जो है मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल का मतलब हो जाएगा कि आपको आवर्त सारणी आपको दिखा करके सारा जो है ए टू जेड आपको क्लियर करना है। चूँकि ए टू जेड यहाँ पर चूँकि मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसलिए क्या है कि आप सभी लोगों को इसको नोट डाउन करना है। बाकी से अगर आप लोग पहले से अगर प्रिपेयर हो तो आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए तत्व की किस जो है आपका तत्वों की संयोजकता 2 होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका 2 का ए आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि सबसे हल्का तत्व है। तो देखिए सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। अगला में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए बोला जा रहा है कि जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो जब भी कभी अगर धातु पूछा जाता है तो आपका एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि तत्व पूछा जाएगा तो आपको ऑक्सीजन लगाना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। तो और यहाँ पर अगर इनकेस अगर आपको जो है अगर सिलिकॉन दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका होगा सिलिकॉन होगा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो अभ्यर्थी लगातार फंसते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी कभी तत्व पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन होगा, जबकि धातु पूछे जाएगा तो आपका सिलिकॉन होगा। सेकंड नंबर पर आपका एल्यूमिनियम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है।
तो देखिए यहाँ पर आपको तत्व पूछा गया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑप्शन में जो है आपका एल्यूमिनियम भी आपको दिया गया है और यहाँ पर आपका सिलिकॉन भी दिया गया है। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ पर जैसा कि अपने जो है तत्व पूछा गया तो एल्यूमिनियम आपने लगाया था, और जैसा कि मैंने बोला कि अभी जो है आपका अगर सिलिकॉन दिया रहेगा तो आपको सिलिकॉन लगाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सिलिकॉन होगा, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो देखिए प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, ये आपको पर पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, निष्क्रिय गैस होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल निष्क्रिय गैस की संख्या जो है आपके 6 है, जिसमें कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन आपके आते हैं। तो नोट डाउन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। किसी भी आवर्त का जो है पहला सदस्य क्या होता है, तो ये आपका जो है क्षार धातु होता है। चूंकि लेफ्ट साइड जो रखा गया है आपका क्षारीय धातु को रखा गया है, तो आपके जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो है आपका एक क्षार धातु। ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, तो एक आपका क्षार धातु होता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, ये हमें पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट सेट में हम लोग जो है एंटर कर चुके हैं। तो अगला हमारा देखिए सेट का जो है पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो है आपका नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, किस देश के निवासी थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में साथियों बताना है कि ये जो है आपके कहाँ के जो है निवासी थे, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है, जैसा कि आपको पता है कि ये जो है आपका हरित क्रांति से जुड़े हुए थे, जो कि अमेरिका के जो है निवासी थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत के जो हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है। इंपोर्टेंट है, ये प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। गेहूं में जो है रस्ट रोग किसके कारण से होता है, ये हमें बताना है। तो ये देखिए आपके कवक के कारण से होता है। इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेट आपका। अच्छे तरीके से आप लोग इसको लगाएंगे और सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। बाकी मैं इसका जो है लाइव भी आपको कराऊंगा, जहाँ पर कि आपको जो है सेट कवर करने के बाद, ताकि आप लोग इसका जो है आंसर करें तो फिर आपको जो है पुनः आपको याद हो जाए। तो मैंने पूरा इसके लिए जो है कोशिश किया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिख दिया गया है कि पौधों का जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये हमें पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कि 2,4-D क्या है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो टी जो है आपका 2,4-D ये आपके क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एक जो है खरपतवार नाशी है, यानी कि पौधे के साथ उगने वाले अवांछनीय रूप से जो पौधे होते हैं उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं, और इसको नष्ट करने के लिए जो है आपका 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तंबाकू में विषैला तत्व क्या है, इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके साथियों पूछा हुआ है। तो अच्छे तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे कि तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निकोटीन होता है। ध्यान रखेंगे निकोटीन होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस सेट का जितना भी तारीफ करें मुझे लगता है कि कम हो जाएगा, क्योंकि बीएसएससी का क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है हूबहू आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका देख पाएंगे कि बिल्कुल आपके लेवल से क्वेश्चन आपको डाला गया है। साथ ही अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज, जैसे कि जिस भी टॉपिक को बीएसएससी के अंतर्गत आपका कवर किया गया है वहाँ से क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आपका सटाया गया है, इसमें मतलब जो है ऐड किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपका और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जिस प्रकार से अभी वैकेंसी को लेकर के इतना आपका खींचाएंगे, इस प्रकार से अगर प्रैक्टिस करते हैं कहीं ना कहीं अगर जॉब हो जाता है या फिर अगर आप सीट को अगर सुनिश्चित कर पाते हैं तो काफ़ी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा। बाकी मैंने इतना बुक जो भी आपको कवर कराया है ये सभी आपका इंपॉर्टेंट बुक को आपको कवर कराया है। एसके झा का बुक जो मैंने कराया है इसमें भी देख पाएंगे क्वेश्चन का आपका लेवल बिल्कुल आपका मस्त है। इसको अगर कवर करते हैं डेफिनेटली आप बीएसएससी के अंतर्गत जो है अच्छा परफॉर्मेंस आप कर जाएंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय या कुछ पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज भी कर करके आप जो है पूछ सकते हो, या फिर किसी बुक का पीडीएफ या फिर हमारे प्राइवेट ग्रुप से अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सभी लोगों को जो है इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, आपको प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जुड़ करके किसी भी जो है चीज़ों का पीडीएफ जो है, किसी भी स्पेशल अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए फिर जो भी आपको चाहिए वहाँ पर आप मैसेज करके जो मुझे बता सकते हो। बाकी आप प्राइवेट ग्रुप में जो है ऐड भी हो सकते हो। तो इस नंबर पर आप सभी लोगों को एसएमएस कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि विश्व वन दिवस मनाई जाती है
विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो विश्व वन दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि दूध का पश्चुराइजेशन किसने किया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। अच्छा, पश्चुराइजेशन आपका क्या होता है? तो देखिए, दूध को जब 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और पुनः उसे जो है सडनली यानी अचानक ठंडा किया जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पश्चुराइजेशन। तो पूछा जा रहा है कि दूध का पश्चुराइजेशन किसने किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो MS आपका रंधवा हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा बोला जा रहा है कि आलू क्या है, ये हमें बताना है। आलू क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आलू एक प्रकार का जो है आपका तना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। चावल उत्पादन में भी जो है पश्चिम बंगाल जो है पहला स्थान रखता है, जबकि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम बात करेंगे तो चाइना जो है पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है? कपास जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए टोटल आपका जो है 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पूसा, कहा जा रहा है कि 444 किसकी एक प्रजाति है? तो देखिए फिर पूसा जो है आपका ये बाजरा की प्रजाति है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये 1965 में हुआ। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि डेयरी, कहा जा रहा है कि जो है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आप देखेंगे तो करनाल में है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए बोरलॉग जो पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए श्वेत क्रांति के जनक जो है माना जाता है, किसे माना जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है ये माना जाता है वर्गीस कुरियन को। अच्छा, श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिस भी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको आंसर ऑलरेडी पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलना है। तो देखिए बोला जा रहा है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो ये कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है, बोला जा रहा है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो देखिए दूध में मीठापन जो होता है ये लैक्टोज के कारण से होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए आपका चाइना यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर कराता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से सुनना है। तो देखिए MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में, और जबकि हम पूरे विश्व लेवल पर बात करेंगे तो जो है डॉक्टर जो है आपका नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि हरित क्रांति यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत भारत के अंतर्गत 1967 से 68 के बीच हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट डाउन आप लोग अवश्य करना या फिर आप रिवीजन करना,
ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपका प्रीवियस पेपर में आपका रिपीट करते रहता है। अगला में हमारा दिया गया है कि हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है। हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिलीपींस। ध्यान रखेंगे आप लोग, फिलीपींस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका जो है फिलीपींस के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमें बताना है। तो फूलों का अध्ययन आपका कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो ये देखिए आपका मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये देखिए आपका जो है पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है सोयाबीन होता है, और प्रोटीन की कमी के कारण से क्वाशीयोरकर नामक बीमारी होती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है, और सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। तो सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है ये हमें बताना है। तो लगभग आपका जो है 46% इसमें जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपको पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये हमें बताना है। तो आपका देखिए मनीला आपको दिया गया है। मनीला की कैपिटल ये आपका फिलीपींस के अंतर्गत आपका मनीला है। आपको ऐसा ना लगे कि फिलीपींस मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर मनीला दिया हुआ है, तो मनीला आपके फिलीपींस में आपके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा राइट आंसर कटक। ये ओडिशा के अंतर्गत आपका स्थित है, जहाँ पर कि हमारे भारत के अंतर्गत जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला में दिया गया है साथियों कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है। टिक्का रोग का संबंध बोला जा रहा है कि किस फसल से है, ये आपको बार बताना है। तो टिक्का रोग जो है आपका मूंगफली से संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि थीन तत्व किस में पाया जाता है। तो देखिए थीन जो है साथियों ये आपके चाय में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में जो है कैफीन नामक जो है नशीले पदार्थ पाए जाते हैं। अगला में बोला जा रहा है कि चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है। चाय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये देखिए कोलकाता में स्थापित किया गया है। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है, और सबसे बड़ा लाइब्रेरी या फिर जू की अगर हम बात करेंगे तो ये पटना के ये आपके कोलकाता के अंतर्गत आपका स्थित है। यूको बैंक का मुख्यालय भी आपके कोलकाता के अंतर्गत आपका स्थित है, हेडक्वार्टर। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला में साथियों दिया गया है, बोला जा रहा है कि रेशम के कीड़े कहा जा रहा है कि कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये जो है आपके शहतूत की पत्ती से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जूट को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो दालचीनी अपने दैनिक जीवन में जो है काफ़ी बार देखा होगा, और जनरली आप जो है चिकन में यूज़ करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला में फ्रेंड्स दिया गया है, बोला जा रहा है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण से होता है, तो ये केसिन के कारण से होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है। कल भी ये क्वेश्चन आपका मिला था। टमाटर का रंग लाल किसके कारण से होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण से होता है। टमाटर में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है।
कॉफ़ी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मशरूम क्या है ये आपको नंबर बताना है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा, मशरूम क्या है? तो मशरूम देखेंगे तो एक प्रकार का आपका कवक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मशरूम क्या है? एक प्रकार का आपका कवक है। नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राव देशमुख। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है आपका देशमुख थे। तो ऑप्शन फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इसके आज के सेशन में मैंने जो है 2 सेट आपको अपलोड कर दिया हुआ है। 2 सेट आपका हो गया रिवील आपका। इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट आपका सेट आएगा फिर हम लोग आगे की सेट को कवर करेंगे। तो सेट अभी आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये पूरा आपका जो है बुक आपका एंड नहीं हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप का आपको दिया गया है और टॉपिक वाइज भी आपको दिया गया है, तो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी सेशन को जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य करें, और साथ ही आप जिस भी ग्रुप से ऐड हो आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।